रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कहा जाता है कि सोशल मीडिया की जो दुनिया होती है ये असल ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा अलग होती है। असल ज़िंदगी से सोशल मीडिया की ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग पोस्ट करते हैं उसमें जो चीज़ें वो पोस्ट कर कर लोगों को दिखाते हैं वो सारी चीज़ें सच होती हैं। कहावत तो यही है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उससे असल ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उलट होती है। सेम इसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड की एक मॉडल जिसका नाम था क्रिस्टीना जैक्सोमेविक, जो कि एक मॉडल थी और एक कैटवॉक कोच भी थी, वो अपने पति थॉमस और अपनी 2 बेटियों के साथ में सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर अपनी तस्वीरें पोस्ट किया करती थी, जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि जो क्रिस्टीना है इसका जो परिवार है ये बेहद ही खुश है, इनके परिवार में खुशियां हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जो क्रिस्टीना होती है अचानक से कहीं गायब हो जाती है और उसकी जब सच्चाई लोगों तक पहुंचती है, लोगों तक जब ये पूरी कहानी पहुंचती है कि आखिर क्रिस्टीना गायब क्यों हुई है, तो लोगों का जो भ्रम था कि क्रिस्टीना उसके परिवार में खुशियां हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये भ्रम भी लोगों का टूट जाता है। और क्रिस्टीना के साथ में कुछ ऐसा होता है कि जिसको सोचने से, सुनने से और समझने से इंसान की रूह कांप जाती है कि एक हंसते खेलते परिवार में एक लड़की जो कि सुपर मॉडल है, जो कि एक कैटवॉक कोच है, अपने कोचिंग करती है और लोगों को सिखाती है कैसे कैटवॉक किया जाता है और अच्छा पैसा कमाती है, लेकिन अचानक से उसके साथ में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से इंसान की रूह कांप जाए। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, फरवरी साल 2024 की ये बात है कि मशहूर मॉडल क्रिस्टीना अचानक से कहीं लापता हो जाती है। घंटों तक उनकी तलाश की जाती है। घंटों तक जब तलाश की जाती है तो क्रिस्टीना का कहीं से भी कोई पता नहीं चलता है। लेकिन उसके बाद में उनके जो पिता होते हैं ये घर के ही अंदर बेसमेंट में घूम रहे होते हैं कि बेसमेंट के अंदर रखे एक प्लास्टिक के बैग में क्रिस्टीना का सर मिलता है। जब इस तरीके से बेसमेंट में रखे हुए एक प्लास्टिक बैग में उसका सर मिलता है तो इस केस में सबसे पहले जो गिरफ्तारी होती है वो क्रिस्टीना के पति थॉमस की होती है। और इस तरीके के थॉमस के ऊपर इल्ज़ाम थे कि उसने अपनी पत्नी क्रिस्टीना को मार मार कर उसकी हत्या कर दी। बाद में उसके शव के कई सारे टुकड़े किए और उसके बाद में उसके शरीर के मांस को ग्राइंडर में पीस कर मिक्सी में उसका कीमा बना दिया, उसका जूस बना दिया। इल्ज़ाम ये भी रहे कि क्रिस्टीना ने थॉमस के ऊपर जानलेवा हमला किया था, जिसकी वजह से बचाव में थॉमस ने क्रिस्टीना की जान ले ली। लेकिन इस पूरे केस में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस ने जब इस पूरे केस में छानबीन की तो जो चीज़ें निकल के आई उससे सुनने के बाद में इंसान की रूह कांप जाती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1986 से और साल 1986 में स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है क्रिस्टीना। क्रिस्टीना का जो परिवार था काफ़ी ज़्यादा संपन्न परिवार था, खुशहाल परिवार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जो क्रिस्टीना थी जैसे ही धीरे धीरे बड़ी होती है तो इसका सपना मॉडलिंग की तरफ होता है। बचपन से ही इसकी रुचि थी कि ये मॉडलिंग करे और यही वजह रही कि कम उम्र में ही वो मॉडलिंग से जुड़ गई। और साल 2003 में महज 17 साल की उम्र में क्रिस्टीना ने मिस नॉर्थ वेस्ट स्विट्ज़रलैंड का खिताब भी जीत लिया था। जब क्रिस्टीना ने मिस नॉर्थ वेस्ट स्विट्ज़रलैंड का खिताब जीता था तो उसके बाद से इन्हें मॉडलिंग के अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। उसके बाद में इन्होंने स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो मिस स्विट्ज़रलैंड का खिताब होता है उसके अंदर भी अप्लाई किया था और इसमें ये फाइनलिस्ट रही थी। और उस साल जो मिस स्विट्ज़रलैंड का खिताब था ये अमाड़ा अम्मान नाम की एक महिला थी, उसने जीता था। लेकिन उसके बाद से क्रिस्टीना की जो मॉडलिंग की दुनिया थी इसमें ये एक जाना माना नाम बन गई थी। बतौर मॉडल उनके कैटवॉक ट्रेनिंग कोच के तौर पर भी वो काम करने लगी थी। और साल 2017 में क्रिस्टीना ने एक थॉमस नाम के व्यक्ति के साथ में शादी कर ली थी, जिसके बाद साल 2020 में उन्होंने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया और साल 2021 में लास्ट में उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया। और क्रिस्टीना अपने पति थॉमस और अपनी 2 बेटियों के साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही थी। वो कैटवॉक की कोचिंग भी कराती थी, एक कोचिंग सेंटर चलाती थी और एक तरीके से मॉडलिंग की दुनिया में उनका एक अलग नाम था। और साल 2023 के अंदर उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने अपनी दोनों बेटी, अपनी पति थॉमस और अपनी साथ में एक तस्वीर शेयर करी थी। और उस तस्वीर में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि उनका जो परिवार है ये उनके लिए उनकी दुनिया है। और क्रिस्टीना जो थी ये अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें पोस्ट करती रहती थी।
जब लोग इनकी तस्वीरों को देखते थे तो कहते थे क्रिस्टीना की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्रिस्टीना अक्सर घूमती हैं, उनकी फैमिली भी कंप्लीट है, 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं। पति जो थॉमस है ये भी क्रिस्टीना को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सब कुछ ठीक चल रहा था और क्रिस्टीना इस तरीके से जब अपनी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया करती थी तो उस पर भर भर कर इन्हें लाइक मिला करते थे। और दोस्तों उसके बाद में एक तारीख आती है 13 फरवरी साल 2024। इस 13 फरवरी साल 2024 को जो क्रिस्टीना थी, जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक शहर के अंदर एक पॉश इलाके में रहा करती थी, वहीं पर लोगों के लिए जो दिन था ये आम दिन था। लोग अपने अपने कामों पर जाने के लिए निकलते। क्रिस्टीना ने भी अपने दोनों बच्चों को नहला धुला कर तैयार कर दिया था और सुबह सुबह उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है, क्योंकि दोस्तों स्कूल से लाने की जिम्मेदारी भी क्रिस्टीना की थी। उसके पति जो थे वो भी काम में व्यस्त रहते थे थॉमस, इसलिए क्रिस्टीना ही अपने बच्चों को स्कूल छोड़ती थी। बाकी अपने काम से निपट कर दोपहर को जब उनकी छुट्टी का समय होता था तो अपने दोनों बच्चों को स्कूल से लेके आती थी। और इसी 13 फरवरी साल 2024 को क्रिस्टीना ने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया था। लेकिन दोपहर के समय जब छुट्टी का समय होता है तो अक्सर क्रिस्टीना इस समय तक स्कूल पहुंच जाती थी, लेकिन आज क्रिस्टीना स्कूल नहीं पहुंची थी। इसलिए जो स्कूल का स्टाफ होता है ये क्रिस्टीना के मोबाइल पर फ़ोन लगाता है ताकि अपने बच्चों को वो आकर ले जाए, लेकिन क्रिस्टीना का जो मोबाइल नंबर होता है ये स्विच ऑफ बताता है। कई बार नंबर ट्राई करा जाता है, कई बार नंबर स्विच ऑफ बताता है। स्कूल प्रशासन को चिंता होती है कि आखिर बच्चे घर कैसे जाएंगे। माँ लगता है व्यस्त है, नंबर उनका स्विच ऑफ जा रहा है। इसलिए क्रिस्टीना के पेरेंट्स को कॉल करते हैं। पेरेंट्स को कॉल करने के बाद में क्रिस्टीना के साथ में जो उन्होंने नंबर लगाया था, मोबाइल लगातार स्विच ऑफ बता रहा था, ये सारी बात बताई और कहा तुम आकर अपने दोनों नातियों को यहाँ से ले जाओ। और दोनों नातिनों को जो नाना होते हैं जाते हैं और जाने के बाद में उन्हें स्कूल से पिक करते हैं। स्कूल से पिक करने के बाद में ये क्रिस्टीना के घर पहुंच जाते हैं। जब क्रिस्टीना के पिता क्रिस्टीना के घर पर पहुंचते हैं तो जो क्रिस्टीना का पति होता है थॉमस, ये उस समय घर पे ही होता है और ये कुकिंग कर रहा होता है। तो क्रिस्टीना के पिता जब बच्चों को लेकर घर पे पहुंचते हैं तो उससे पूछते हैं थॉमस से कि उनकी बेटी क्रिस्टीना कहाँ है। इन बच्चों की माँ, इन बच्चों के स्कूल से लगातार फ़ोन आ रहा था, तुम भी लेने नहीं पहुँचे, क्रिस्टीना भी लेना नहीं पहुँची। तो थॉमस बताते हैं कि क्रिस्टीना जो थी वो स्कूल बच्चों को लेने चली गई थी। अब वो कहाँ गई है इसके बारे में मुझे नहीं पता। उसके बाद में जो क्रिस्टीना के पिता होते हैं ये थॉमस से कहते हैं कि तुम्हें क्रिस्टीना के बारे में कुछ नहीं पता। तो जो क्रिस्टीना का पति थॉमस होता है वो कहता है वो तो बस बच्चों को लेने के लिए गई थी और इसके बारे में उसे कुछ भी जानकारी नहीं। लेकिन जो क्रिस्टीना के पिता थे क्रिस्टीना के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब थॉमस अपने ससुर को इस तरीके से परेशान होता हुआ देखता है तो कहता है कि खाना खा लीजिए। तो उसके बाद में जो क्रिस्टीना के पिता होते हैं खाना खाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन थॉमस कहता है ऐसे परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्रिस्टीना कहीं गई होगी, आ जाएगी, तुम चिंता मत करो, थक हार गए हो, खाना खा लो। तो जो क्रिस्टीना के पिता होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी सास को ले आऊँ, उसके बाद तुम खाना तैयार कर लो, हम लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। उसके बाद में जो क्रिस्टीना के पिता होते हैं ये अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने घर चले जाते हैं और कुछ ही देर में अपनी पत्नी यानी थॉमस की सास को लेकर ये वापस से थॉमस के घर पे आ जाते हैं और वहाँ पर बैठकर ये साथ में ड्रिंक करते हैं, साथ में डिनर करते हैं। लेकिन दोस्तों जब क्रिस्टीना के पिता साथ में ड्रिंक कर रहे थे, साथ में डिनर कर रहे थे, लेकिन उस समय भी वो अपनी बेटी क्रिस्टीना के लिए परेशान थे। लगातार अपनी बेटी का मोबाइल नंबर ट्राई कर रहे थे, लेकिन लगातार जो मोबाइल नंबर था ये स्विच ऑफ बता रहा था। और डिनर करने के बाद में जो क्रिस्टीना के पिता होते हैं ये थॉमस से कहते हैं कि वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराना चाहते हैं। तो थॉमस उस समय उन्हें ये कहते हुए रोक देता है कि हमें एटलीस्ट 24 घंटे के समय का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी 24 घंटे के बाद ही मिसिंग कंप्लेंट लिखती है। हो सकता है कि क्रिस्टीना कहीं चली गई हो, किसी दोस्त के यहाँ चली गई हो, आ जाए, तो हमें एटलीस्ट 24 घंटे का तो इंतज़ार करना चाहिए। जब थॉमस इस तरीके का आश्वासन क्रिस्टीना के पिता को देता है तो क्रिस्टीना के जो पिता होते हैं आखिरकार थॉमस की बात मान जाते हैं और जो डिनर वाला टेबल था इसको छोड़कर लिविंग एरिया में जाकर बैठ जाते हैं। और जो थॉमस था अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाकर इन्हें बेडरूम के अंदर सुलाने के लिए ले जाता है और अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से लोरियां गाकर ये दोनों ही बेटियों को सुला देता है। इधर जो थॉमस के ससुर थे यानी क्रिस्टीना के पिता ये लिविंग एरिया में बहुत ज़्यादा परेशान थे और लगातार अपनी बेटी का मोबाइल नंबर ट्राई कर रहे थे। लगातार बेटी का नंबर लगाते हैं लेकिन बेटी का नंबर लगातार स्विच ऑफ बताता है। अब दोस्तों एक आम इंसान अगर किसी को नंबर लगाए तो वो कई बार मोबाइल नंबर लगाते लगाते इधर उधर घूमने लगता है। तो इसी में जो क्रिस्टीना के पिता होते हैं इधर उधर घूमते हुए अंदर बेसमेंट की तरफ पहुंच जाते हैं और बेसमेंट में जब ये पहुंचते हैं तो वहाँ पर इनकी नज़र एक काले से बैग पर पड़ती है जिसके अंदर से बालों की सुनहरे रंग की लटें बाहर की तरफ दिखाई पड़ रही हैं। ठीक इसी तरीके की सुनहरी लटें उनकी बेटी की भी थी। इसलिए अब ये जानने के लिए उस बैग की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही उस बैग को उठाते हैं, उसे खोलते हैं तो उसे देखने के बाद में इनकी चीख निकल जाती है।
दरअसल जिस बेटी को ये जो पिता था सुबह से बदहवास होकर ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी का पता नहीं चल रहा था। दरअसल उसकी बेटी का कत्ल किया जा चुका था और उस बेटी का जो सर था, जो धड़ से अलग किया गया था, ये उनके ही सामने वाले बैग में है। जैसे ही ये मंजर इस बाप ने देखा, ये बाप बदहवास तरीके से वहाँ से भागता है, गैरेज का दरवाज़ा खोलता है, सामने रोड पर जाता है और चीख चीख से लोगों से मदद की गुहार लगाने लगता है। जब ये बाप रोड पर खड़े होकर लोगों से मदद की गुहार लगा रहा होता है तो उसी समय एक कार इनके पास आकर रुकती है। ये जो क्रिस्टीना के पिता थे उस कार वाले व्यक्ति से कहते हैं, किसी भी तरीके से पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, उनकी बेटी के साथ में उनके दामाद ने कुछ इस तरीके से कर दिया है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और जो क्रिस्टीना के पिता होते हैं वापस घर के अंदर जाते हैं और थॉमस के ऊपर चीखने लग जाते हैं कि तुमने उनकी बेटी के साथ में आखिर क्या किया है। उसका जो सर है ये बेसमेंट के अंदर पड़ा हुआ है। अब थॉमस जब इस तरीके की बात सुनता है तो वो अपने ससुर से सिर्फ इतना ही कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और जो तुम बात कर रहे हो इससे वो पूरी तरीके से अनजान है। क्रिस्टीना के साथ में क्या हुआ है, किसने उसके साथ में ये किया है, इस बारे में थॉमस कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। कुछ ही देर के अंदर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और थॉमस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दोस्तों थॉमस को गिरफ्तार करने के बाद में सबसे पहले पुलिस अब इस घर की तलाशी शुरू करती है। और दोस्तों जब इस घर की तलाशी शुरू की जाती है तो इस घर के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें बरामद होती हैं जिसे देखने के बाद में पुलिस भी सहर जाती है। दरअसल इस घर के अंदर एक वॉशिंग एरिया था। उस वॉशिंग एरिया में बहुत ज़्यादा खून के धब्बे मिले थे और कई सारे क्रिस्टीना की बॉडी के पार्ट्स भी इस जगह से मिले थे। पुलिस वालों ने जब आगे छानबीन की तो किचन के अंदर बारीक पिसा हुआ मांस मिला। शुरुआत में पुलिस को लग रहा था ये किसी जानवर का मांस है, शायद पकाने के लिए ये जो क्रिस्टीना का पति थॉमस है ये लेके आया होगा। लेकिन बाद में जब फॉरेंसिक टीम ने उस मांस की जांच की तो पता चला ये किसी जानवर का मांस नहीं बल्कि किसी इंसान का मांस है, जिसे इतना ज़्यादा बारीक पीसा गया है कि देखने से ऐसा लगे जैसे टिकियाँ बनाने के लिए किसी जानवर के मांस को इस तरीके से पीसा गया है। उसके बाद में जो फॉरेंसिक टीमें होती हैं, पुलिस वाले होते हैं, जो डॉग स्क्वाड की टीम होती है पूरे घर की, जब और ज़्यादा समीक्षा करते हैं तो किचन के अंदर कुछ बर्तनों के अंदर से मांस एक तरीके से लिक्विड की फॉर्म में मिलता है और इसके अंदर किसी तरीके का केमिकल डाला गया था। जब पुलिस वाले और फॉरेंसिक टीम इसकी जांच करती हैं तो पता चलता है कि जो मांस है इसे बारीक पीस कर इसके अंदर एसिड मिलाया गया था, जिसकी वजह से बदबू बाहर ना जा सके और सारे ही मांस के उन पार्ट्स को बारीक पीस कर एसिड के साथ में गला दिया गया था। और उसके बाद में पुलिस जब सारी ही चीज़ों की डीएनए टेस्ट कराती है, सारी ही चीज़ों के सैंपल जब कलेक्ट किए जाते हैं और डीएनए सैंपल जब क्रिस्टीना के परिवार वालों से मैच किया जाता है तो पता चलता है कि जो सारी चीज़ें हैं ये किसी और की नहीं बल्कि क्रिस्टीना की हैं। लेकिन इस बीच में जब थॉमस से पूछताछ की जाती है तो थॉमस लोगों को बस यही बताता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और थॉमस इन सारी बातों से अनजान होने की बात लगातार कहता रहता है। लेकिन दोस्तों थॉमस पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ये बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए पुलिस जब थॉमस के ऊपर सख्ती दिखाती है और जब थॉमस के ऊपर थोड़ी सी सख्ती होती है तो आखिरकार थॉमस पुलिस को एक कहानी सुनाता है और वो बताता है कि जब दोपहर के समय वो घर लौट कर आया था तो उस समय जो क्रिस्टीना थी ये घर के अंदर मृत पड़ी हुई थी। जब उसने अपनी पत्नी को इस हाल में देखा तो बहुत ज़्यादा डर गया और उसको ये लगा कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पत्नी क्रिस्टीना के कत्ल का इल्ज़ाम उस पर आ जाए। इसलिए डर के मारे उसने अपनी पत्नी के शरीर के कई सारे टुकड़े कर दिए। डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए उसने उसे ग्राइंडर में पीस दिया और उसके शरीर के जो भी मांस के बारीक पिसा हुआ जो बुरादा था उसमें एसिड मिला दिया ताकि वो पकड़ा ना जाए और उसके ऊपर क्रिस्टीना के कत्ल का इल्ज़ाम न लगे। यूके मीडिया आउटलेट्स ईबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान मेडिकल टीम ने पाया कि थॉमस की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। वो मानसिक तौर पर बीमार था और अजीबोगरीब बातें कर रहा था। जबकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ था कि क्रिस्टीना की जो मौत हुई है ये दम घुट जाने की वजह से हुई है। यानी बात साफ थी कि इसका गला दबाकर इसकी हत्या की गई और हत्या करने के बाद में इसके शरीर पर जितने भी वार हैं वो किए गए, जिसके बाद किचन की नाइफ और गार्डन कटर से इसके शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया गया था। बाकी में जो हैंड ग्राइंडर होता है जिसमें आमतौर पर आप लोग देखते हैं कि प्याज और सारी चीज़ें किचन के अंदर पीसी जाती हैं, उससे इसके मांस के टुकड़ों को पीस दिया गया था। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं थॉमस की ये बातें बड़ी अटपटी लगती हैं कि कोई व्यक्ति घर के अंदर आए, उसकी पत्नी मृत पड़ी हो तो वो अपनी पत्नी के जिस्म को उल्टा टुकड़े कर देगा, वो चीख कर पुलिस को बुलाएगा या फिर अपनी पत्नी के जिस्म के टुकड़े कर देगा। इसलिए पुलिस अब थॉमस के ऊपर सख्ती दिखाती है। तो थॉमस से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो इस बार थॉमस जो होता है ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन फिर उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसके अनुसार 13 फरवरी को
बहस के बीच क्रिस्टीना ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया। जब उसकी पत्नी ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया तो अपने आप को बचाने के लिए उसने क्रिस्टीना के हाथ से वो हथियार छीन लिया और धोखे से क्रिस्टीना की मौत हो गई। जब उसकी मौत हो गई तो बहुत ज़्यादा डर गया और इस वजह से उसने शरीर के टुकड़े किए, उसको पीस दिया ताकि वो पकड़ा ना जाए। और दोस्तों, जब पुलिस ने इस एंगल पर भी छानबीन की तो ये एंगल भी पुलिस को बेवजह दिखा, बेबुनियाद दिखा और पुलिस को ये लगने लगा कि जो थॉमस है ये पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और लगातार पुलिस के सामने नई नई कहानियां गढ़ रहा है। इसलिए पुलिस अब थॉमस से फिर से सख्ती दिखाती है और जब सख्ती से इससे पूछताछ की जाती है तो इस बार थॉमस ने क्रिस्टीना की हत्या की जो बात थी ये कबूल कर ली थी और उसने अपने फाइनल बयान में बताया कि 12 से 13 फरवरी के दरमियान रात क्रिस्टीना के साथ में उसका झगड़ा हुआ था। और जब क्रिस्टीना के साथ में उसका झगड़ा हुआ था इसी दरमियान उसने क्रिस्टीना को अपना आपा खोते हुए उसकी हत्या कर दी। और उसकी हत्या जब कर दी तो उसे डर लगने लगा। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने सबसे पहले लाश को एक वॉशिंग एरिया में लेकर गया और वहाँ पर उसने गार्डन कटर और किचन नाइफ से उसके शरीर के कई सारे टुकड़े कर दिए और उसके बाद में उसने सारा मांस इकट्ठा किया और एक एक कर टुकड़ों को ग्राइंडर में पीसना शुरू कर दिया। टुकड़ों को पीसे जाने के बाद उसने ख़त्म करने के लिए एक बड़े बर्तन में डाला और उसमें एसिड डाल दिया ताकि जो इससे पीसा हुआ मांस है वो पूरी तरीके से इस केमिकल में घुल जाए और इसकी जो बदबू है ये बाहर ना फैले। अगर डेली मेल रिपोर्ट के अनुसार थॉमस की बात करें तो उसने क्रिस्टीना के शरीर से सबसे पहले हथेलियाँ निकाली थी। इस दौरान वो अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर मनोरंजन की वीडियोस देख रहा था। वीडियोस देखते देखते उसने अपनी पत्नी क्रिस्टीना की हथेलियाँ बाहर निकाल दी और झगड़े की वजह से अभी तक जो है वो सामने नहीं आई है कि किस वजह से क्रिस्टीना और उसके पति थॉमस का झगड़ा हुआ था। थॉमस के इकबाल जुर्म पर ट्रायल जारी है और अभी तक ये जो मामला है ये कोर्ट में है। हालांकि थॉमस ने ज़मानत के लिए याचिका दायर की है लेकिन अभी तक उसे ज़मानत नहीं मिल पाई है। एक खूबसूरत मॉडल जो मॉडलिंग कर अच्छा पैसा भी कमाती है, अच्छा नाम है, अच्छा रुतबा है, लेकिन उसके सनकी पति ने उसके साथ में ऐसी बर्बरता दिखाई जिसकी वजह से पूरा का पूरा यूरोप दहल गया। बहरहाल दोस्तों, ये थी कहानी एक मॉडल की। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो सबसे पहले कमेंट्स आया है वो कमेंट्स है राणा सिंह जी का। और राणा सिंह जी हमें मदद करते हैं, हमें फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, $10 से हमें सुपर थैंक्स बोलते हैं। तो राणा सिंह जी, मैं आपका तहे दिल से जितना शुक्रिया अदा करना चाहूँ उतना कम है। उसके बाद में शील निधि है, लिखते हैं 8 बजे लोग बाज़ार में होते हैं, दुकान वाले भी टाइम पर नहीं होता, टाइम तो 10 बजे का ही ठीक है, रात को क्राइम स्टोरी सुनने का मूड भी होता है मलिक जी। तो शील निधि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। साजिद जी लिखते हैं एक्सप्लेन, तो भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह हैं, हमें 400 एपिसोड कंप्लीट होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। तो दिल बहादुर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में बाबूजी अंसारी हैं, लिखते हैं इस कहानी से ये सीख मिलती है, जिस्म की भूख इंसान को किसी भी रास्ते पर लेके जा सकती है और इंसान से जुर्म करवा सकती है। जीशान अंसारी सूरत गुजरात से कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं जो पहले एपिसोड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 400 एपिसोड तक हमारे साथ जुड़े रहे और 400 एपिसोड होने पे हमें बधाई देते हैं। तो सुनील त्यागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दी बैरिस्टर करके आईडी है, लिखते हैं 400 पार मुबारक ब्रो। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राजेश साहनी हैं, लिखते हैं नशे की गोली दी थी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्यों नहीं आई। भाई राजेश साहनी जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नशे की गोली दी गई थी, ये आया था और इसी के आधार पर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये डेली अपडेट्स करके लिखते हैं, भाई बस फर्जी ला लेकिन कहानी को लंबा मत कर, खाली इधर उधर की बातें कर लंबा मत करो, लेकिन जो 10 से 15 मिनट का वीडियो है वो ठीक रहता है। तो डेली अपडेट्स ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें विस्तार से अगर कवर किया जाए तो वो कहानी 20 से 25 मिनट खींच जाती है, लेकिन आमतौर पर अगर आप हमारे चैनल पर देखेंगे तो 10 से 15 मिनट की ही कहानी होती है। तो कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो लंबी होती हैं और क्राइम की कहानी जितनी ही विस्तार से कहानी के रूप में सुनी जाए तो बेहतर है। तो जो क्राइम डॉक्यूमेंट्री के चैनल होते हैं, जो क्राइम स्टोरी सुनाते हैं, आमतौर पर वो कहानियाँ लंबी होती हैं क्योंकि एक न्यूज़ को सुनना, एक कहानी के स्टाइल में सुनना थोड़ा डिफरेंट होता है। सो दोस्तों, ये थे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स और ये थी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।